गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ और अपनी एक्सरसाइज शुरू करनी है अपने पाँचवीं। तो पाँचवीं एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले अपने को यूक्लिड की अवधारणाएं और अविग्रहित जो उसने कुछ दिए हैं, कुछ परिभाषाएं दी हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले अपने उन्हीं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपने जानते हैं कि शब्द जियोमेट्री ज्यामिति शब्द है, ये किससे मिलकर बना है? यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और मिट्रीन। जियो और मिट्रीन, इन दो शब्दों से मिलकर यह बना है। तो जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, भूमि। और मिट्रीन का अर्थ क्या होता है? मापना, कि पृथ्वी को मापना या भूमि को मापना, यही क्या है? ज्यामिति है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यामिति का उद्गम भूमि मापने की आवश्यकता के कारण हुआ, कि जब प्राचीन काल में भूमि मापने की कोई जरूरत पड़ी, तब जाकर ज्यामिति का क्या हुआ? उद्भव हुआ, ज्यामिति का विकास हुआ। ज्यामिति का शब्द यूनानी भाषा के शब्द जियो और मिट्रीन से मिलकर बना है। और जियो का अर्थ क्या है? पृथ्वी। और मिट्रीन का अर्थ क्या है? मापना। तो ये है जियोमेट्री के बारे में। तो इसके आगे उदाहरण और दे रखे हैं, आप अपनी बुक से इसके बारे में पढ़ सकते हो, लेकिन अपने काम की चीज जितनी थी उतनी मैंने आपको बता दी। इसके बाद देखो अपने देखते हैं यूक्लिड की जो अवधारणाएं और अविग्रहित दिए थे उसके बारे में। तो सबसे पहले जो एक यूनानी गणितज्ञ थेल्स, उनको श्रेय जाता है कि उन्होंने सबसे पहले ज्ञात उत्पत्ति प्रदान की थी। इसके बारे में देखो, यूक्लिड से पहले भी ये सारी जो चीजें थी वो पता थी, लिखी हुई थी, विकसित थी, लिखी हुई नहीं थी सॉरी, लेकिन इधर उधर कहीं ना कहीं ज्ञात थी। लेकिन यूक्लिड ने क्या किया? यूक्लिड ने इन सभी को सीक्वेंस में और एक जगह लिखकर सभी के लिए जो काम था वो आसान किया। यूक्लिड ने क्या किया? सभी के लिए इस काम को आसान किया, एक जगह लिखकर। इससे पहले भी ये सारी चीजें ज्ञात तो थी, लेकिन कहीं भी एक ही जगह लिखी हुई नहीं थी। तो यूक्लिड ने ये काम किया। यूक्लिड ने एक प्रसिद्ध उनका कोई ग्रंथ था एलिमेंट्स, उसमें अपने प्रसिद्ध ग्रंथ था, इनकी पुस्तक थी लिखी हुई, उसमें इन्होंने इन सभी चीजों के बारे में लिखा है। तो एलिमेंट्स के 13 अध्यायों में, एलिमेंट्स को उन्होंने कितने अध्यायों में? 13 अध्यायों में विभाजित किया है। और उन सभी में ज्यामिति के संबंध में सारी चीजें उसमें लिखी है। तो यूक्लिड की जो परिभाषाएं हैं, अविग्रहित है और अवधारणाएं क्या है, इसके बारे में अपने जानते हैं। यूक्लिड क्या थे? यूक्लिड की जो समय यूनानी गणितज्ञों ने ज्यामिति को उस विश्व का एक सिद्धांतीय प्रतिमान सोचा जिसमें वह रहते थे। बिंदु, रेखा, तल, बिंदु, रेखा, तल इत्यादि की अवधारणाएं उन वस्तुओं से स्थापित की गई जो उनके आसपास थी। उन सभी से ही इनकी जो अवधारणाएं थी उनको स्पष्ट किया गया। आकाश और इनके आसपास के ठोसों के अध्ययनों के आधार पर एक ठोस वस्तु ज्यामिति अवधारणा विकसित की। और एक ठोस का आकार, माप और स्थिति होती है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाया जा सकता है। तो इसने इन तीनों की परिभाषाएं दी, बिंदु की, रेखा की और पृष्ठ की। तो बिंदु की अवधारणा क्या दी थी ज्यामिति ने? कि कोई भी ऐसी आकृति जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई कुछ भी ना हो, कोई भी एक ऐसा डॉट जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी ना हो, वह क्या है? बिंदु है। रेखा किसे कहा? दो बिंदुओं को मिलाने वाला लंबाई, चौड़ाई रहित लंबाई, दो बिंदुओं को मिलाने वाली चौड़ाई रहित लंबाई। कि एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, इन दो बिंदुओं को मिलाते हैं, इसकी चौड़ाई नहीं होती लेकिन लंबाई होती है, तो इसीलिए कहते हैं चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं। और तल किसी भी 3-4 रेखाखंडों से घिरी जो बंद आकृति है वो क्या कहलाती है? तल कहलाती है। तो इन सभी के बारे में इसने बताया यूक्लिड ने। इसके बाद एलिमेंट्स के बारे में अपने पढ़ चुके हैं, उसमें कुछ परिभाषाएं दी है। और सबसे पहले बिंदु जिसका कोई भाग नहीं होता, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। अभी अभी अपने इसके बारे में पढ़ा कि इसकी कुछ भी नहीं होती, लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं होती, वह क्या होता है? बिंदु होता है। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली है लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं है, चौड़ाई रहित, यह क्या है? लंबाई है। रेखा के एक सिरे क्या कहलाते हैं? बिंदु होते हैं। रेखा के दोनों सिरे क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली ही रेखा होती है। इसके बाद एक सीधी रेखा जो समय पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। सीधी रेखा किसे कहते हैं?
जो समय पर जो बिंदु है उनके साथ सपाट रूप में स्थित होती है। एक पृष्ठ क्या है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, वह क्या होता है, पृष्ठ होता है कि ये इसकी लंबाई है और इस पृष्ठ की ये चौड़ाई है, तो ये क्या है, पृष्ठ है, इसकी इतनी चौड़ाई है और इतनी लंबाई है। पृष्ठ के किनारे क्या कहलाती हैं, रेखाएं, इन्हें किनारे कहते हैं और ये क्या होती है, रेखाएं होती है। और एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो समय पर सीधी रेखाओं के साथ स्पष्ट रूप से स्थित होता है। पृष्ठ और समतल पृष्ठ में इतना ही अंतर है कि वो समय पर सीधी रेखाओं के साथ स्पष्ट रूप में स्थित होता है। ये परिभाषाएं दी थी यूक्लिड ने। तो यूक्लिड की इन परिभाषाओं के बाद इन्हीं परिभाषाओं से वो प्रारंभ किया, फिर कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए सत्य कथन मानने की कल्पनाएं की और ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्ट सर्वव्यापी सत्य थी कि उन्होंने कुछ सिद्ध नहीं किया, बस सीधा लिख दिया कि ऐसा होता है, कल्पनाएं की। फिर क्या थी वो कल्पनाएं, क्या थी, स्पष्ट सर्वव्यापी सत्य थी। कल्पनाएं उन्होंने ऐसे की थी कि जो वास्तव में स्पष्ट और सर्वव्यापी सत्य थी। उन्होंने इसको दो वर्गों में विभाजित किया, एक को नाम दिया अविग्रहित और दूसरे को नाम दिया अविधारणा। उसने कुछ कल्पनाएं की, कुछ भी सिद्ध नहीं किया, सीधा लिख दिया कि ये ऐसा होता है। तो उन्हीं को, कुछ को तो नाम दे दिया उसने अविग्रहित और कुछ को नाम दे दिया अविधारणाएं। तो अविधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी, कि कल्पनाएं दोनों कल्पनाएं थी, लेकिन अविधारणा शब्द का प्रयोग उसने विशिष्ट रूप से ज्यामिति के क्षेत्र से ही जो संबंधित थी। जैसे कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, या फिर इसको काटते हैं तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है, तो यह क्या है, ज्यामिति है। इनको क्या नाम दिया, अविधारणा। अविधारणा शब्द का प्रयोग उनके लिए किया जो जिनका संबंध भी ज्यामिति से था, लेकिन जो जिनका संबंध ज्यामिति से नहीं था लेकिन गणित में जिनका यूज होता है उन्हें क्या नाम दे दिया, अविग्रहित। कि जैसे 3 + 2 5 होते हैं, तो 2 + 3 भी 5 होते हैं, तो क्या ये ज्यामिति है, यह ज्यामिति नहीं है, लेकिन गणित में इसका यूज होता रहता है, तो इन्हें क्या नाम दिया, अभिग्रहित। अविधारणा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया, जो ज्यामिति से संबंधित हो, लेकिन अविग्रहित का जो ज्यामिति से संबंधित तो नहीं है लेकिन जिनका यूज गणित में होता रहता है, उन्हें नाम दे दिया अभिग्रहित। तो यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित हैं। देखो पहला क्या दे रखा है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं, जैसे कि P बराबर है Q के, फिर R बराबर है Q के, तो ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। तो इसका अभिग्रहित पहला क्या कहता है, P बराबर होगा R, कि P बराबर है Q के, Q 2 है तो P भी 2 है। अब Q 2 है, R इसके बराबर है तो ये भी 2 है, तो फिर ये दोनों भी बराबर हुए ना। तो पहला अभिग्रहित क्या कहता है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती है वे आपस में भी बराबर होती है। अब दूसरा क्या कहता है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो वह तो पूर्ण भी बराबर होता है। अब देखो 3 बराबर क्या है, 3 है, ये कह रहा है बराबरों को बराबर है, बराबरों में जोड़ा जाए। इस साइड भी +2 कर दो, इस साइड भी +2 कर दो, इस साइड भी क्या आएगा, 5 आएगा, 3 और 2, इस साइड भी 3 और 2 क्या आएगा, 5 आएगा। कि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। यह भी क्या है, सही है। अब तो ये देखने में लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन कितने 1500-1600 साल पहले की बातें हो रही है, तो तब ये चीजें इतनी आसान नहीं थी। अब यदि कह रहा है कि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए, अब वही बात है कि यहाँ पे भी 3 है, बराबर 3 है, दोनों में से -1 कर दो, 3 में से 1 जाएंगे, इस साइड भी 2 बचेंगे, इस साइड भी 2 बचेंगे, तो ये भी क्या है, बराबर है। कि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण बराबर होता है, और बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी क्या होता है, बराबर होता है। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। संपाती का अर्थ होता है कि यदि 2 त्रिभुज, 2 वृत्त, मतलब समान आकृति वाली कोई भी 2 वस्तुएं ले लो, एक के ऊपर दूसरी रखते हो तो कहीं भी स्पेस ना बचे बिल्कुल भी, वो एक दूसरे को अच्छी तरह ढक ले, तो वे क्या होती है, संपाती, और वे क्या होंगी, फिर बराबर होंगी। तो ये एक चीज दूसरे को ढकेगी, नहीं तो बड़ी छोटी रह जाएगी। इसके बाद पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये देखो आप सर्कल ले लो, कोई भी चीज ले लो, त्रिभुज, चतुर्भुज, सर्कल ले लिया, ये क्या है, पूरे को क्या कहते हैं, पूर्ण कहते हैं। और इसका कोई भी एक भाग ले लो, इतना भाग ले लिया जैसे ये वाला,
तो ये वाला भाग इस पूरे भाग से बड़ा होगा क्या छोटा? छोटा होगा। तो पूर्ण क्या हो गया? बड़ा हो गया। पूर्ण किसे कहते हैं? पूरी आकृति को पूर्ण कहते हैं। और इसके एक छोटे से साइज वाले भाग को भाग, तो पूर्ण क्या होता है? बड़ा ही होगा, उसमें से ही तो उसको काटा गया है, तो पूर्ण क्या होगा? बड़ा होगा। इसके बाद एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, कि एक वस्तु है 2, 2 का दुगना क्या होगा? 4। एक साइड दूसरी साइड भी 2 का दुगना करोगे तो 4, कहीं भी कर लो 2 का दुगना, भारत में कर लो, राजस्थान में कर लो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में कर लो, तो 2 का दुगना हमेशा क्या रहेगा? 4। कि एक ही वस्तु के दुगने, इसके दुगने कितने भी कर लो वो हमेशा 4 4 4 वही उतने ही होंगे, बराबर होंगे। तो ये क्या है? आपका छठा। 7वां क्या कहता है? एक ही वस्तु के आधे, कि आपके पास 4 है, अब 4 का आधा आपने स्कूल में किया 2 आएगा, घर पे करोगे 2 आएगा, कहीं भी करोगे तो 4 का आधा 2 आएगा। तो आपस में 2 2 हमेशा 2 ही रहेगा, तो बराबर होगा ही कि नहीं होगा? होगा। कि एक ही वस्तु के आधे परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये थे इसके अभिग्रहित। इसके बाद इसकी 5 अवधारणाएं हैं, उसमें से कुछ अवधारणाएं ली हैं, कुछ रहेगी तो अपने अगली वीडियो में करेंगे। तो पहली अवधारणा क्या है? कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जाती है। कि एक बिंदु ये रहा, कहीं भी बिंदु ले लो, इस साइड में ले लो चाहे इस साइड में ले लो, तो इन 2 बिंदुओं को मिलाओगे तो हमेशा एक सीधी रेखा ही खींची जाएगी। क्या इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने के लिए इस प्रकार की रेखा खींचेंगे क्या कभी? नहीं। रेखा कैसी होती है? सीधी रेखा ही खींची जाती है। ये है आपकी अवधारणा फर्स्ट। और दिए गए 2 भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। कि कोई 2 बिंदु हैं, भिन्न बिंदु हैं, तो इनसे होकर केवल क्या हो सकती है? एक ही रेखा खींची जा सकती है, कोई और रेखा यहाँ तक नहीं आएगी। और अवधारणा 2 क्या कहती है? कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। कि कोई भी शांत रेखा है, कि आपके पास शांत रेखा है, इसको इस साइड भी कहीं भी बढ़ा सकते हो, इस साइड भी कहीं भी बढ़ा सकते हो। कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। ये है आपकी अवधारणा 2। इसके बाद अवधारणा 3 क्या कहती है? कि किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अब तो बहुत आसान लगता है कि ये आपने एक बिंदु ले लिया केंद्र मानकर, ये आपने त्रिज्या ले ली और इस त्रिज्या का सर्कल आराम से खींचा जा सकता है। अब तो ये बहुत आसान है, लेकिन तब ये बातें बहुत मुश्किल थी। सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समकोण का मतलब क्या होता है? कि वह कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। चाहे आप कितना भी बड़ा त्रिभुज बना लो, कितना भी छोटा त्रिभुज बना लो, उसमें समकोण कोण का मान तो कितना रहेगा? 90 डिग्री ही रहेगा। तो सभी समकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 5वीं अवधारणा समझने वाली है, मेन मुख्य इंपॉर्टेंट जो है यही है कि यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों का योग क्या हो? समकोण से कम हो, तो दोनों को आगे की ओर बढ़ाओ जाने पर वो क्या हो जाता है? उसी ओर मिलती है जिस ओर दोनों का योग समकोण से कम है। तो ध्यान से समझो, ये 2 रेखाएं हैं, एक ये रही एक ये रही, तो इनको एक सीधी रेखा काट रही है, तो ये अंतःकोण है, एक ये अंतःकोण है। तो इन दोनों का योग क्या होगा? 2 समकोण। 2 समकोण का अर्थ 180 से क्या होगा? कम होगा। क्यों होगा? तो देखो कि ये कह रहा है कि इनको आगे की ओर बढ़ाओ तो ये मिलती है, ये आगे बढ़ाई ये भी मिल गई, तो ये एक क्या बन गया? त्रिभुज बन गया ना। ये क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब यदि इन दोनों का योग ही 180 हो जाएगा तो फिर ये कोण क्या होगा? क्या नहीं होगा, फिर ये त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में इसका योग आगे बढ़ाने पर, ये तिर्क रेखाएं हैं, आगे बढ़ाने पर मिलती है, त्रिभुज बनता है, इसीलिए इन दोनों का योग फिर क्या होगा? 180 से कम होगा। इस साइड नहीं मिलती, ये आगे जाएगी, ये साइड जाएगी, तो ये कभी भी नहीं मिलेगी। तो इनका योग समकोण से कम, 2 समकोण से कम नहीं होगा, इस साइड ही कम होगा। ये है आपकी 5वीं अवधारणा। तो आपकी ये अवधारणाएं और अभिग्रहित हैं जो पूरे हुए, आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए। क्वेश्चनों में ये बहुत काम आएंगे कि कौन सा है पूर्ण बड़ा होता है, बराबर बराबर जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है, इनका अपने क्वेश्चनों में यूज करेंगे। तो अपनी जो प्रश्नावली है 5.1 अपने अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।